हेलो इन्वेस्टर्स। तो आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मोर देन 80% से ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। मेनली ऐसे मार्केट कंडीशन की वजह से है, बट हम लोग ये भी जानने का ट्राई करेंगे क्या ये सिर्फ मार्केट कंडीशन की वजह से है या इसमें कुछ फंडामेंटल बिजनेस में कुछ कमी आ रही है। ये कंपनी मेनली क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है। आपके फोन में व्हाट्सएप से मैसेजेस आते होंगे, आपको जो नोटिफिकेशन आता है, आपको ट्रू कॉलर से जो नोटिफिकेशन आता है और जितने भी SMS आपके पास आते हैं OTPs के, ये सारे यही कंपनी भेजती है। तो आप इसे समझ सकते हो कि हाँ, फ्यूचर में इनकी ग्रोथ तो है, क्योंकि जैसे जैसे OTT प्लेटफॉर्म बढ़ते जाएंगे तो वैसे इस चीज की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जाएगी, इसमें जितने प्लेयर हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। और ये जो कंपनी है ये अपने मार्केट में इस सेगमेंट में बहुत अच्छी प्लेस है और कह सकते हैं कि काफी अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वन ऑफ द लीडर्स में ये आते हैं। एंड अभी मार्केट करेक्शन की वजह से इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कंडीशन जो प्राइसिंग है वो बहुत अच्छे लेवल पे आ चुकी है, इसकी वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव हो चुकी है कि इसको एक बार कंसिडर किया जा सकता है। तो हम इस वीडियो में यही ट्राई करेंगे, इस कंपनी के बारे में पूरा एनालाइज करेंगे। मैं फिर आपको पहले कंपनी का नाम बताऊंगा, फिर हम इसे पूरा एनालाइज करने का ट्राई करेंगे और लास्ट में मैं फिर अपना कंक्लूजन दूंगा कि मैं इस कंपनी में क्या कर रहा हूँ, क्या मैं इसमें खुद इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ, और अगर ले रहा हूँ तो क्या मैं इसमें और इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा, जो भी है इसमें मैं आपको वीडियो में बताता रहूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है 10 लाख प्लेटफॉर्म। आप स्क्रीनर पर जाके सबको कर सकते हो। मैं स्क्रीनर पे सारा काम कर रहा हूँ। जैसे जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन इसका प्राइस 98 रुपीज का है और आज स्टॉक लगभग 3.15% डाउन हुआ है। एंड अगर इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को बताऊं तो ये अराउंड 5278 करोड़ है। तो हम आराम से कह सकते हैं कि स्मॉल कैप कंपनी है। इसका 52 वीक हाई 766 रुपीज है, इसका 52 वीक लो 394 रुपीज है। तो हम देख सकते हैं कि अभी कंपनी हमने 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रही है। कंपनी का जो स्टॉक का PE चल रहा है वो 10.07 का है और उसका इंडस्ट्री PE 35.3 का है। तो हम आराम से बता सकते हैं कि अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से भी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे चल रही है। लेकिन अभी हम इसके कह सकते हैं मीडियन PE से कंपेयर करेंगे और तब हमें पता चलेगा क्या कंपनी अपने वैल्यूएशन पे सस्ती है या नहीं है। कंपनी की बुक वैल्यू 171 रुपीज की है। कंपनी अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है अराउंड 3.01% का। एंड कंपनी का ROE बहुत ही अच्छा है। कंपनी का ROE अराउंड 24.1% का, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। कंपनी का ROC 29.2% का है, जो कि बहुत अच्छा है। कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपए की है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03 का है, मतलब कह सकते हैं कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। एंड कंपनी के पास अराउंड 2249 करोड़ के रिजर्व है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन का 50% इनके पास खुद के रिजर्व ही है। FIIs की लगभग 8.3% होल्डिंग है। DIIs की 0.30% है। प्रमोटर्स की यहाँ पे 46.2% होल्डिंग है, जो कि अच्छी है। और पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें 44.7% का है। कंपनी के ऊपर 50 ईयर कह सकते हैं कि हमारे पास डेट है ही नहीं है। कंपनी ने जो लास्ट ईयर EPS जनरेट करी वो 36.8 रुपीज की है। प्रमोटर की किसी भी तरह की होल्डिंग प्लेज नहीं है। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू इनका 2.34 का, जो कि बहुत अच्छा है। अगर और देखें कि अगर रिटर्न वाइज देखें तो कंपनी में लास्ट 1 ईयर में बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, 3 ईयर में कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया, इसी वजह से नया स्टॉक इनका गिरा है। सो अगर हम इसके लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो देखे जाए तो कंपनी गिरती ही आई है। लास्ट 3 ईयर में भी देखोगे तो कंपनी का स्टॉक प्राइस 1200 से गिरते हुए ये सीधा आज हमारा 398 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसे 5 ईयर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये स्टॉक कहाँ पहले हमारा जनवरी 2022 में कहाँ पे हमारा 2061 रुपीज का था और आज यहाँ पे 398 रुपीज का चल रहा था। हम कह सकते हैं स्टॉक अराउंड 80% करेक्ट हो चुका है। एंड अगर हम इसको PE रेशियो के हिसाब से देखते हैं तो इसका जो 5 ईयर का मीडियन PE है वो 22.2 का है और अभी कंपनी का जो PE चल रहा है वो 10.7 का है। तो हम कह सकते हैं कंपनी अपने हिसाब से वैल्यूएशन में अभी भी सबसे सस्ती वैल्यूएशन पे चल रही है। कंपनी के कॉन्स में ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी के प्रोज में जैसे कंपनी अपने ने अपना डेट बहुत रिड्यूस किया है। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है एंड कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड दे रही है। कंपनी का ROE लास्ट ईयर का लगभग बहुत अच्छा है, अराउंड 28.5 का है। कंपनी मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे कर रही है। कंपनी की मीडियन सेल्स भी काफी अच्छी लास्ट 10 ईयर में, जो कि 30.5%, जो कि बहुत अच्छा होता है। हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट कंपेयर करते हैं, जहां पे दिसंबर 2022 में 870 करोड़ की सेल्स हुई थी। वहीं फिर दिसंबर 2023 में इन्होंने 1003 करोड़ की सेल्स करी थी। दिसंबर 2024 में इन्होंने 1000 करोड़ की सेल्स करी एंड दिसंबर 2025 में इन्होंने 1121 करोड़ की सेल्स करी। तो हम कह सकते हैं मोर और लेस लगातार इनके जो सेल्स है क्वार्टर वाइज बढ़ती ही गई है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 151 करोड़ से बढ़ के अभी 191 करोड़ हो चुका है, जो कि बहुत अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका 17% से बढ़ते हुए अभी भी 17% पे ही कांस्टेंट है, जो कि काफी अच्छा है। अगर हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पूरी देखते हैं तो इनके 2014 में जहां पे इनकी टोटल सेल्स 105 करोड़ की थी और वहीं ट्रेलिंग 12 में अराउंड 4265 करोड़ की इनकी सेल्स हो रही है। तो हम
हम कह सकते हैं 40 टाइम से ज्यादा इनकी सेल्स बढ़ी हुई है इस लास्ट 10 ईयर्स 12 ईयर में। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा घटा है, जैसे जैसे कंपनी की सेल्स बढ़ी है तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ नंबर में 36 करोड़ से बढ़ के 695 करोड़ हो चुका है, जो कि बहुत अच्छा है। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहां पे 2014 में ये लगभग -26 करोड़ था, अब यहीं पे ये ट्रेलिंग 12 मंथ में 614 करोड़ है, जो कि बहुत अच्छा है। कंपनी लगातार अपना टैक्स पे कर रही है और कंपनी का नेट प्रॉफिट है जहां -20 करोड़ से बढ़ के अभी 492 करोड़ हो चुका है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। कंपनी की ईपीएस ट्रेलिंग 12 की ईपीएस 36.86 रुपीज की है, जो कि बहुत अच्छी है। कंपनी लगातार काफी अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रही है। अगर हम कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखते हैं लास्ट 10 ईयर में, जो कि 32%, जो कि बहुत अच्छी है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए तो ये भी 69%, जो कि बहुत ज्यादा ही अच्छी है। और कंपनी का लास्ट 10 ईयर में अगर आप स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे तो 28% का, जो कि काफी अच्छा है। एंड ROE देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 10 ईयर में तो 22% है। तो अगर हम सारे नंबर को कंपेयर करते हैं तो ऐसा एक भी पैरामीटर नहीं है, पैरामीटर के बेसिस पे हम इसे कभी भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते। हम कभी नहीं कह सकते कि कंपनी बहुत बुरी है। नंबर से वाइज देखोगे तो किसी भी नंबर में कंपनी की कोई कमी नहीं। कंपनी ROE ROCE कंपनी का डेट सब कुछ बहुत अच्छे नंबर पे है। कंपनी की जो कैपिटल इक्विटी है वो मोर और लेस कांस्टेंट ही रहेगी, इससे हमें पता चला है कंपनी में स्प्लिट नहीं आए हैं। कंपनी के रिजर्व 592 करोड़ से बढ़ के 2249 करोड़ हो चुके हैं। कंपनी के बोरिंग्स एकदम नहीं है, कंपनी ने बोरिंग्स नहीं लिए हैं। अगर हम कंपनी की फिक्स एसेट 157 करोड़ से बढ़ के 838 करोड़ हो चुके हैं, जो कि काफी अच्छे हैं। और अगर हम कैश फ्लो देखते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसका मतलब होता है क्या कंपनी जो बिजनेस कर रही है उससे बिजनेस से उसे पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी कंपनी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज उनका पैसा अपनी रेवेन्यू जनरेट कर लेती है, बट मेन होता है जिसमें काम कर रहे हो, जो काम करते हो उससे पैसा जनरेट होना चाहिए। सो हमेशा अगर देखते हैं तो ऐसा एक भी ईयर नहीं है कि जिनका इनका देखा जाए सिर्फ एक ऐसा ईयर है, तो जो कि कोविड का समय था, मार्च 2019, जिनकी जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी -30 करोड़ था। वरना बाकी जितने भी ईयर है उनमें लगातार इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा सबसे यानी कि पॉजिटिव ही रहा है। और अभी देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट लेवल पे 642 करोड़ पे। और इनके डेब्टर डेज भी कम होते गए हैं, 123 डेज से कम होते होते 76 डेज हो गए हैं, जो कि काफी अच्छा है। इनका कैश कन्वर्जन साइकिल मतलब कितने दिन में अपनी सर्विसेज देते हैं और इनके पास पैसा आ जाता है, तो वो भी 123 डेज से कम होते होते अभी 76 डेज आ चुके हैं, जो कि बहुत अच्छा है। कंपनी का ROCE 29 का है, जो कि काफी अच्छा है। एंड अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर्स ने अभी रिसेंट अपनी जो शेयर होल्डिंग उसको बढ़ाया है। DIS ने कोई शेयर होल्डिंग DIS ने इसको मेनली बेचा है और इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ा है। तो ये हमारा था कंपनी के पूरे हमने अभी फंडामेंटल्स देखे, पूरे नंबर्स देखे, और अभी तक मैंने आपको नहीं बताया कि टेनला किसमें काम करे। अभी हमने सिर्फ इसे प्योर क्वांटिटेटिव टर्म में देखा है, तो इससे हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा है, नंबर्स के टर्म में कंपनी बहुत सॉलिड है। ऐसा एक भी नंबर नहीं जिसमें कंपनी लैग कर रही हो। हाँ बस थोड़ा सा प्रोमोटर्स की होल्डिंग थोड़ा कम है, कह सकते हैं 50% होती तो और अच्छा था। और थोड़ा सा DIS ने अपनी सेलिंग की है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेजोरिटी स्टेक कह सकते हैं पब्लिक के पास चला गया। अभी भी मेजोरिटी स्टेक स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो हम उसके अबाउट कंपनी के अबाउट के बारे में जानते हैं कि कंपनी करती क्या है, तो इससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, क्योंकि अब हमें नंबर्स पता है कि नंबर्स के बेसिस पे कंपनी बहुत अच्छी है। तो अब हम देखते हैं कि कंपनी का एक्चुअल में कंपनी करती क्या है। तो अगर मैं आपको कंपनी के बारे में बता दूं, जो टेनला प्लेटफॉर्म है मेनली ये क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है, जो कि बिजनेसेस को अपने कह सकते हैं अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करने में मदद करती है। इनका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इट इज अ ग्लोबल एप्लीकेशन टू पर्सन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। मेनली ये हमारे जो कंपनीज होती है उनको मैसेजिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जिससे जो कंपनीज होती है अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करती है। ये अपने मार्केट लीडरशिप में आती है। जैसे कंपनी हैज इमर्ज एज अ मार्केट लीडर है CPaaS में। CPaaS का मतलब होता है कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बिजनेस में, एंड ये SaaS बिजनेस में भी काफी ज्यादा है, क्योंकि SaaS मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एंड ये डोमिनेट इंडस्ट्री इन द डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी, स्पैम एंड स्पैम प्रोटेक्शन में। ये इनका मार्केट 35% मार्केट शेयर है इंडिया में। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी, स्पैम और स्पैम प्रोटेक्शन, जो ये चारों सेक्टर मैंने बताया, ये सेक्टर लगातार बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे इन सबकी डिमांड और बढ़ती जाएगी। तो ये हमारी कंपनी ये प्रोसेस करे लगभग 800 बिलियन इंटरेक्शन एनुअली। लगभग इनके प्लेटफॉर्म में 800 बिलियन इंटरेक्शन होती है। अबाउट 63% जो इंडिया में जो एप्लीकेशन टू पर्सन इंटरेक्शन होता है SMS के थ्रू, ये इनके थ्रू ही होता है। एंड टेनला होल्ड अराउंड 45% शेयर इन द डोमेस्टिक नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस। NLD में इनका 45% शेयर रहता है, एंड इट हैज एस्टेडली इंक्रीजिंग। ये अपना जो इनका शेयर है, जो मार्केट शेयर है, वो OTT स्पेस में लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और आप भी जानते हो कि लगातार जो OTT प्लेटफॉर्म है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 5 साल पहले आप OTT प्लेटफॉर्म कभी नहीं सुनोगे कि ज्यादा कोई यूज हो रहा है, लेकिन अब लगातार आपको पता है कि OTT प्लेटफॉर्म बहुत सारे आ रहे हैं। डे बाय डे नए प्लेटफॉर्म आते ही जा रहे हैं। अगर हम इनके प्रोडक्ट ऑफरिंग में देखें तो सबसे पहले इनका जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है वो है इंटरप्राइज कम्युनिकेशन, जिससे इनका 90% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। इसमें क्या करते हैं, कंपनी फैसिलिटेट सीमलेस कम्युनिकेशन बिटवीन इंटरप्राइजेस एंड देयर कस्टमर्स और मल्टीपल चैनल। ये पहला जो सेगमेंट है इंटरप्राइज कम्युनिकेशन, इसमें ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है इनको अपने
अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए अपनी एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये हेल्प करते हैं उनको SMS भेजने में, वॉइस, ईमेल, व्हाट्सएप, ये सारे उनसे कनेक्ट करने के लिए उन्हें हेल्प करते हैं। एंड दिस सेगमेंट्स इनका जो रेवेन्यू लगभग 20% ईयरली ऑन CAGR बेसिस ग्रो है बिटवीन FY22 टू FY24। एंड इनका जो ग्रोथ है ये दोनों तरह से है, ये लगातार अपना प्रोडक्ट रीच बढ़ा रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, लेकिन ये कह सकते हैं इनफॉर्मल एक्विजिशंस भी करते करते अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। ड्रिवन बाय द एक्विजिशन ऑफ द वैल्यू फर्स्ट, इन्होंने वैल्यू फर्स्ट को खरीद लिया था जुलाई 2023 में, विच कैप्चर एज अ सब्सटेंशियल शेयर इन द मिड मार्केट कस्टमर सेगमेंट अलॉन्ग विद द रैपिड ग्रोथ इन द OTT चैनल प्राइमरली लेड बाय द व्हाट्सएप ग्रुप। और दूसरा जो रेवेन्यू मेजर सेगमेंट का रेवेन्यू का है वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिससे इनका 10% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट होता है। एंड कंपनी ऑपरेट्स इन डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे कंपनी बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, जैसे ATP, ट्रोब्लॉग, वाइजली, वाइस एल्बर्ट एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, दीज सेगमेंट रेवेन्यू ग्रू बाय अराउंड इस सेगमेंट्स इनका जो रेवेन्यू है FY22 से FY24 में अराउंड 46% से बढ़ा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कंपनी का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो सेगमेंट है लगातार काफी अच्छे CAGR बेसिस से ग्रो कर रहा है, जिसका काफी अच्छा फ्यूचर हो सकता है। एंड मेनली इसमें जो ट्रोब्लॉग है एंड जो वाइजली है, ये काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे स्पैमिंग को रोकने का काम करते हैं। कंपनी लगातार न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती जा रही है। अगर इनका ज्योग्राफिकल स्प्लिट देखें तो इंडिया से इनका 74% रेवेन्यू जनरेट होता है, FY2024 में इनका 74% रेवेन्यू जनरेट हुआ है, वहीं FY2022 में इनका 68% रेवेन्यू जनरेट हुआ था इंडिया से बाहर, मतलब ओवरसीज इनका FY2024 में 26% रेवेन्यू जनरेट हुआ है, वहीं ये FY2022 में 34% था। तो हम देख सकते हैं कि इनका जो इंडिया से जो रेवेन्यू हो रहा है वो बढ़ रहा है, और जो ओवरऑल ये वर्ल्ड लेवल पे इनका रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इसकी कोई मेन प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया से जनरेट हो रहा है तो वो अच्छी बात है। काफी अच्छे लेवल पे इनके कस्टमर है। कंपनी इज प्रिफर्ड एज अ पार्टनर फॉर ओवर मोर देन, कंपनी के अराउंड 2000 से ज्यादा इंटरप्राइजेस के कस्टमर हैं अक्रॉस द वेरियस इंडस्ट्रीज, इंक्लूडिंग जैसे ग्लोबल टेक जाइंट जैसे गूगल है, मेटा है, ट्रू कॉलर है, ये इनके कस्टमर में आते हैं। और आपको पता है गूगल, मेटा मतलब फेसबुक, ये सारे वर्ल्ड के, ये कह सकते हैं ये $1 ट्रिलियन कंपनी है। जो इस कंपनी में भरोसा कर रहे हैं, तब इससे पता चलता है कि हाँ कंपनी स्ट्रॉन्ग तो है ही है। एंड अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द कंपनीज टोटल रेवेन्यू कम फ्रॉम टॉप 50 ऑफ इट्स टॉप 100 क्लाइंट। मतलब ये इसमें लाइन में ये बोला गया कि कंपनी का जो मेजॉरिटी जो मोर देन 50% रेवेन्यू है उसके टॉप 50 क्लाइंट से जनरेट होता है, एंड हु हैज रिटेन फॉर, जो कि कंपनी के पास 5 साल से ज्यादा का है। टॉप 20 क्लाइंट्स इनका 44% रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई क्लाइंट कंसंट्रेशन का रिस्क नहीं। यहाँ कंपनी के पास काफी बड़े बड़े लेवल के क्लाइंट है। इनके क्लाइंट में देखा जाए तो एयरटेल है गया, SFR हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, HDFC बैंक हो गया, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये जितने भी हैं ये सब अगर इनके थ्रू अगर आपके पास व्हाट्सएप से मैसेजेस आते हैं, नोटिफिकेशन आता है, आपके पास ट्रू कॉलर से मैसेज आता है, आपका फेसबुक से मैसेज आता है, तो इसका मेजॉरिटी चांस है कि ये आपको तेला ही भेज रहा है। एंड अगर इनके इनोवेशंस लगातार करते जा रहे हैं, कंपनी हैज डेवलप मोर देन 100 प्रोडक्ट इनोवेशन एंड एनहांसमेंट एंड रिसीव 5 पेटेंट्स फॉर इट्स इनोवेशन। लगातार कंपनी इनोवेशन करती जा रही है, नए पेटेंट अपने नाम पे इशू करवाती जा रही है। तो इससे हमें पता चल रहा है कंपनी ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड है, कंपनी लगातार ग्रोथ पे अपना काम कर रही है। लेकिन इतना अच्छी बात हमने पढ़ी, हमने नंबर भी इतने अच्छे देखी, हमने कंपनी इतना अच्छा बिजनेस भी कर रही है, इसके बावजूद, और अगर मैं आपको इसके प्राइस की बताता हूँ तो कंपनी का प्राइस लास्ट कह सकते हैं, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, तो अराउंड कंपनी का प्राइस मोर देन 80.70% करेक्ट हो चुका है। मतलब कंपनी कुछ ज्यादा ही गिर चुकी है, कंपनी की लगातार वैल्यूएशन कम होती जा रही है अभी भी। और आप देख सकते हो कि लास्ट 1 ईयर में तक कंपनी लगभग 16% गिरी हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो अपने ऑल टाइम हाई से कंपनी अभी 80% डाउन है। मेरे ख्याल से मुझे समझ नहीं आता कि क्यों इतना गिर रही है, क्योंकि ऐसा फंडामेंटल रीजन तो नहीं है कि फंडामेंटल्स कुछ खराब हो रहे थे इसलिए कंपनी गिर रही हो। मुझे इसका मेन रीजन ये लगता है कि मार्केट सेंटीमेंट है, क्योंकि अभी मे बी इसको इन्वेस्टर्स ने वैल्यू नहीं दे रहे हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि हमेशा जो वैल्यूएशन है फंडामेंटल्स को मीट करेगी, क्योंकि अगर आप देखो ये 2022 से इसका प्राइस लगातार गिरता है। अब हम इसके रेवेन्यू देखते हैं, क्या इसका रेवेन्यू गिरा है 2022 से। अगर आप हम इसके रेवेन्यू देखते हैं 2022 से, जहां पे 3,200 करोड़, फिर 3,300 करोड़, फिर 3,900 करोड़, फिर 4,000 करोड़, फिर 4,200 करोड़, तो लगातार रेवेन्यू इनका बढ़ा है। बट वहीं पे हम देखते हैं कि जो प्राइस है वो लगातार गिरता है। सो इससे हमें पता चलता है ना, ये मेनली इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स की वजह से है, कोई ऐसा फंडामेंटल कंपनी में रीजन नहीं है। तो मेरी नजर में ऐसे अगर कोई स्टॉक गिरता है तो मेरे नजर में वो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह होता है, और ऐसे ही कंपनी हमें हमेशा ढूंढनी चाहिए, क्योंकि यहाँ वैल्यू इन्वेस्टिंग यही कहती है कि हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जो कि अपनी इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन नीचे ट्रेड कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी काफी अच्छे वैल्यूएशन पे आ चुकी है, इसकी वैल्यूएशन काफी अच्छी है। तो ये थी हमारी सारा कंटेंट जो मुझे आपको बताना था। मैंने आपको कंपनी के फंडामेंटल्स बताया, मैंने कंपनी का अबाउट सेक्शन आपको बताया, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का क्या फ्यूचर है, कंपनी के
ये नंबर सारे बताए। अब इसके बाद अब मेरा ओपिनियन क्या है, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ। मैं अगर पर्सनली बताता हूँ तो स्टॉक मेरे खुद के पोर्टफोलियो है, मैंने जहाँ से इन्वेस्टमेंट की थी उससे काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है और अब मुझे लगता है कि इसकी वैल्यूएशन काफी अच्छे लेवल पे आ चुकी है। तो मैं खुद इसमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने का अपने सोचूंगा। मैं इसमें खुद चाहता हूँ अब मैं इसमें एक डाउन एवरेजिंग करूंगा जिससे मेरी जो बाइंग प्राइस है वो और नीचे आ जाए, क्योंकि मुझे पता है, मुझे अपने स्टडी पे भरोसा है कि हाँ ये एक अच्छे लेवल पे ग्रो करेगी और अगर नहीं भी करती तो मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन रहेगा तो फिर आगे का देखा जाएगा। बट मुझे जहां तक जितना भी एक्सपीरियंस है मार्केट का उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अब ये काफी ज्यादा अच्छी वैल्यूएशन पे है और इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो इससे अच्छी लेवल्स नहीं आने चाहिए। अब मे भी शायद अभी 5-10% और गिर जाए, बट अब यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पोजीशन भी होल्ड करना शुरू कर देना चाहिए। बट मैं आपको ये कहूंगा कि मेरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अपने आप कॉपी मत करिएगा। आपका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आप पे डिपेंड करना चाहिए। आप अपने खुद एनालिसिस करिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। इस वीडियो को मेरे एजुकेशन पर्पज से लीजिएगा, मेरा कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको लगा हो कि मैंने वीडियो में कुछ वैल्यू दी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय।